आधी रात का वक्त, अंधेरी रात, और एक युवक साइकिल पर सवार होकर के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। वह एक जगह खड़ा हो गया। वहां से दो रास्ते निकलते थे। वो एक रास्ता चुन लेता है और उसी रास्ते पर चल देता है। हालांकि वो दोनों रास्ते रेलवे लाइन के पास ही जाकर के मिलते थे, लेकिन जो युवक ने रास्ता चुना था वो कब्रिस्तान से होकर के गुजरता था, और जो रास्ता उसने छोड़ दिया था वो थोड़ा घूम फिर करके उसी रेलवे फाटक पर आता था। लेकिन युवक ने शॉर्टकट ही चुना। युवक बहुत गंभीर था, बहुत सीरियस लग रहा था देखने में, और वो साइकिल तेजी से चलाता हुआ, शायद उसको बहुत जल्दी थी। ऐसी जल्दी के चक्कर में वो रात को कब्रिस्तान के अंदर से गुजर रहा था। कब्रिस्तान बहुत लंबा था और उसके बीच से एक कच्चा रास्ता निकलता था जो जाकर के रेलवे फाटक पर मिलता था, और उसी रास्ते पर वो साइकिल चलाता हुआ जाने लगा। आधा रास्ता तकरीबन उसने पार कर लिया था, और तभी कब्रिस्तान के अंदर में वो तो पहुंच गया था। अब एक सामने में पेड़ था। अब पेड़ पर हलचल होने लगी। सामने में पेड़ दिखाई पड़ रहा था, और वहाँ हलचल देख करके वो साइकिल रोक दिया। वो अब देखने लगा कि आखिर ये शोर कहाँ से हो रहा है, ये पेड़ क्यों बिना हवा के हिल रहा है। और तभी उसके सामने एक शादी के जोड़ों में एक औरत दिखाई देती है, और वो औरत अब इस युवक के पास धीरे धीरे पहुंचने लगी। और ये जो युवक जो साइकिल पर सवार था अब रुक चुका था, उस औरत को देख करके डर चुका था। उसको समझ में आ गया था कि वो औरत कोई नॉर्मल औरत तो हो नहीं सकती, कि आधी रात पेड़ से उतर करके उसकी तरफ आ रही थी। तो मामला उसको समझ में आ चुका था कि अब वो फंस चुका है। ये औरत या तो कोई चुड़ैल है या कोई आत्मा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम वसीम है, और वसीम बनारस जिला का छितौनी कोटवा गांव के रहने वाले हैं। ये घटना 2021 की है, 9वां महीना 2021। इनका गांव बनारस से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, और अपने जो घर से जिस जगह पर काम करने जाते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, सिल्क की साड़ी बनाते थे, तो उनके घर से वो जगह 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। और उस रात जब वो फैक्ट्री से चले थे तो एक फ़ोन सुन करके चले थे। उनकी घर पर पत्नी अकेले थी और वो 4 महीने का प्रेग्नेंट थी। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा था। तब उसने अपने पति को फ़ोन किया कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। हालांकि वसीम के माँ बाप थे, लेकिन उनका 2 घर था। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर वसीम के माता पिता भी रहते थे, लेकिन उनके पास में उस टाइम में फ़ोन मौजूद नहीं था, और इसीलिए वसीम को फैक्ट्री से रात को आधी रात के वक्त में निकलना पड़ा था। ये घटना वसीम ने जो हमें बताया है बहुत डरावनी घटना है, जैसा उन्होंने मुझे बताया है। तो शुरू करते हैं इनकी कहानी। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो एक बार हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ देर के बाद में सब्सक्राइब कर लीजिए।
हमारा जो नया वीडियो है आपके पास पहुंचने लग गया। कई बार ऐसा हो जाता है, तो कई लोगों का कंप्लेंट आ रहा था कि आपका नई वीडियो आ नहीं रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी नई वीडियो आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं अब कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम वसीम है। ये घटना मेरे साथ में 2021 में घटी थी। मैं बनारस के चितौनी कोटवा गांव का रहने वाला हूँ। 9वां महीना था 2021 का। मैं अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेरे जो माता पिता थे वो अलग घर में रहते थे, जो इस घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था। और हमारी जो पत्नी थी वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। हमारा शादी हुए लगभग 2 साल बीत चुका था। मेरी उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी थी। मैं अपने घर से दूर 6 किलोमीटर की दूरी पर एक साड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता था और इसी से मेरा घर का आय चलता था। इसी पैसे से मैं अपने माँ बाप का भी खर्चा उठाता था और अपना पत्नी का भी। अब रोज की तरह मैं अपना फैक्ट्री में गया था और हमारा काम तेजी से चल रहा था। मैं नाइट ड्यूटी में था। करीब रात के 11:45 बजे के आसपास मेरी पत्नी का फोन आया। फोन देख करके मैं थोड़ा घबरा सा गया था कि ऐसे पत्नी मेरी कोई इमरजेंसी ना हो तो फ़ोन बिल्कुल नहीं करती। और इस वक्त फ़ोन देख करके मुझे डर तो लगा था कि क्या कुछ ऐसी बात तो नहीं हो गई मेरी पत्नी के साथ में, क्योंकि अकेले थी वो। अब मैं फ़ोन उठाया और बातचीत शुरू हो गई। मेरी पत्नी ने बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैं काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आप जल्दी से आ जाओ या फिर अपने माता पिता को यहाँ पर भेजो। उनके पास तो फ़ोन था ही नहीं, मेरे माँ बाप के घर में। अब मैं बिल्कुल डर गया था कि अब मुझे ही निकलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब पत्नी मेरा दर्द से करा रही थी। मैं अपने जो कुलीग थे, साथी थे, उनको बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे तो अब निकलना पड़ेगा। अब ऐसी बात ही तो कोई क्यों रोकेगा। वो बोले भाई ठीक है, आप जल्दी से घर पहुंचो। मैं साइकिल से आया जाया करता था। अब मैं अपनी साइकिल उठा लिया और जल्दी जल्दी मैं चलने लगा। अब एक जगह पर आकर के 2 रास्ते वहाँ से निकलते थे। एक तो रास्ता था जो कब्रिस्तान के अंदर से गुजरता था, और एक रास्ता था थोड़ा घूम फिर करके रेलवे लाइन पर आता था। हमारा जो गांव था रेलवे लाइन के उस तरफ में था, तो हमें उस क्रॉसिंग से ही निकलना पड़ता था। अब हम दिन में तो कब्रिस्तान के बीच से चले आते थे, कोई हमें डर वर तो कभी लगा नहीं। और जो बाहर वाला रास्ता था थोड़ा लंबा था, तो मुझे तो जल्दी थी अपने घर पहुंचने की। तो मैं कुछ पल तो रुका हूँ वहाँ पर, लेकिन मुझे लगा कि जब हम दिन में आते जाते रहते हैं, शाम को भी निकलते हैं, तो आज तक तो हमने कोई भूत प्रेत को देखा नहीं कब्रिस्तान में, तो इस रास्ते से चलते हैं। अब मैंने वही रास्ता ले लिया। कब्रिस्तान के बीचों बीच जो कच्चा रास्ता निकलता था, कुछ रास्ता तो मैं पार कर गया था। जल्दी जल्दी मैं पैडल मार रहा था ताकि मैं जल्दी घर पहुंच सकूं। जब कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया, सामने में कई पेड़ थे, पीपल का भी थे, बरगद का भी था, पाकड़ के भी थे और महुआ के भी थे। कई पेड़ थे जो बड़े बड़े थे, विशाल थे। और अचानक एक पेड़ के पास कुछ आहट होने लगी, तेज तेज लगा। मैं उस तरफ देखने लगा। कुछ उस पेड़ पर हलचल सी हो रही थी, जैसे वो पेड़ का पत्ता, पेड़ की डालियां अपने आप हिलनी शुरू हो गई हो। आसपास के जो खड़े पेड़ थे उनमें भी कोई हरकत नहीं हो रही थी, वो तो शांत खड़े थे, हवा थी नहीं।
तो आखिर उस पेड़ पर क्या हो रहा है? क्या कोई बंदर वंदर? मुझे ऐसा ही लगा था। मैं समझ गया कि शायद बंदर वंदर होंगे और वही उछल कूद कर रहे होंगे पेड़ पर। अब फिर मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब मैं जो सामने देखा, देख करके मेरी होश उड़ गए थे, क्योंकि उस पेड़ से एक औरत उतरी थी, वो भी शादी के लाल जोड़ों में दिखाई दे रही थी। अब बिल्कुल हमारे कच्चे रास्ते पर आकर के बीचों बीच खड़ी हो गई। अब तो हमने जल्दी से अपना साइकिल रोकी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत शादी के जोड़ा में, और वो भी आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में, ये क्या कर रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और इसके अंदर में जंगल झाड़ भी काफ़ी लगे हुए थे, और यही इकलौता रास्ता था जो बीच से निकलता था। मैं हैरान था उसको देख करके। मैं एकदम रुक सा गया था, मेरे कदम बिल्कुल रुक गए थे। मैं बस उसकी तरफ देखता जा रहा था। मेरे मन में अभी तक कोई ऐसा डर ज़्यादा पैदा नहीं हुआ था। मुझे एक सामान्य सी घटना लगी थी, लेकिन वो औरत अब हमारी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे धीरे, और बिल्कुल हमारे पास आ चुकी थी। बहुत अब फासला कम था। तब मैंने उसका जो सूरत देखा, देखने में वो 20-22 साल या 25 साल की एक साधारण सूरत की शक्ल की औरत लग रही थी, और उसकी आंखें अब बड़ी बड़ी लग रही थी, बाल खुले हुए थे, और एकदम मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई थी। मैं उनसे पूछा, अरे बहन जी, आप कौन हैं? इस रात को इस जगह पर आप क्यों इस जगह पर खड़ी है? वो औरत मेरी तरफ देखती रही। मैं दोबारा से रिपीट किया कि अरे बहन जी, आप यहां पर क्या कर रही हो? आपको तो इस टाइम घर में होना चाहिए, आप जाइए अपने घर, ये जगह सही नहीं है, चोर उचक्का भी रात में घूमते रहते हैं, तो आप निकलिए यहां से। मैं उस औरत को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत हमारी शक्ल की तरफ देख रही थी, और फिर वो अचानक मेरे पास आ गई। मैं अभी तक साइकिल पर ही सवार था, मैं अपना पैर टिकाए हुए था, और वो औरत आओ ना देखी ताओ मुझे जोर से धक्का दिया, और जैसे ही धक्का दिया, साइकिल एक तरफ और मैं एक तरफ। अब वो औरत मेरे बिल्कुल सीने पर सवार हो गई थी। अब वो हंसते हुए कहने लगी कि मैं तो बहुत आराम से थी अपनी जगह पर, क्या तुझे समझ में नहीं आया कि ये रास्ता आम लोगों के लिए रात में नहीं है? आधी रात का वक्त हो चुका है, और तू क्यों इस रास्ते पर से गुजर रहा है? तूने तो मेरी आराम में खलल डाल दिया, अब तो इसकी सज़ा तुझे भुगतनी पड़ेगी। अब फिर वो भारी आवाज़ में हंसने लगी थी, मेरे सीने पर बैठी, और वो हंस रही थी तेज तेज। मैं बस समझ गया कि अब जो मेरे सीने पर सवार है वो साधारण औरत नहीं है, ये जरूर कोई आत्मा है, शैतानी आत्मा, या फिर कोई चुड़ैल है। अब मेरा सारा शरीर एकदम डर चुका था, कांप चुका था उसकी वो हंसी सुन करके। हंसी बहुत भयानक थी उसकी। शक्ल सूरत तो कोई ज़्यादा खतरनाक मुझे नज़र नहीं आ रही थी, एक साधारण सी शक्ल सूरत थी। हाँ, उसकी आंखें बहुत मोटी मोटी थी, इसके अलावा उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं देखे थे, जैसे एक आम औरत में होता था वैसे ही था। मैं अब उसको बताने लगा कि अरे बहन जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी भी आज के बाद इस रास्ते से नहीं आऊँगा। मेरी पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, और उसको अचानक पेट में दर्द हो गया है बहन जी। मेरी फैक्ट्री थोड़ी दूरी पर आगे में है, इसी रास्ते पर,
अब मैं अपनी फैक्ट्री से आ रहा हूँ, जल्दी के मारे मैं इस रास्ता को ले लिया था। बहन जी, आप भी औरत हैं, अब मेरी पत्नी भी औरत है। अगर आप मुझे मार देंगी तो मेरी पत्नी का क्या होगा? आप थोड़ा समझिए। आप भी औरत जात हैं, कभी तो औरत रही होंगी, कभी तो लड़की रही होंगी, तो लड़की के दुख तकलीफ भी तो आप समझिए। अब मैं जब इतनी बात कहने लगा तो सोच में पड़ गई थी, और सोच में पड़ कर के मेरे सीने से उठ करके खड़ी हो गई और इधर उधर वो घूमने लगे सोचते हुए। अब मैं उसको यही बात समझा रहा था कि देखिए बहन जी, मुझे घर जाने दीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसका पेट में बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है, उसको डॉक्टरी सहायता की अभी ज़रूरत है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप तो और जाती हैं ना। मैं बार बार यही बात उसको बता रहा था, जता रहा था कि आप भी कभी तो औरत थी। आज आप बेशक भूत प्रेत जो भी बन गई हो, लेकिन थी तो पहले इंसान ही ना। और वो बात उसके दिल में बैठ गई थी, और तब तक मेरा सही मौका आ चुका था। औरत इधर उधर वो घूम रही थी और मैं अपना साइकिल तो वहीं पड़ा रहने दे दिया था। अब मैं उठ करके भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं पाया। वो औरत मुझे रास्ता रोक करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि देखो, तुम भाग नहीं सकते, तुम बिल्कुल नहीं भाग सकते इस जगह से। तुमने मेरी नींद को हड़ल किया है, नींद को खराब किया है। मैं तो अच्छी भली सो रही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी रात को इधर से आने की? फिर वो अपनी पुरानी बात पर आ चुकी थी। अब मैं भी अब वही उसको बता रहा था कि देखिए कि हमारी बीवी का तबीयत खराब है, आप मुझे जान दीजिए बहन जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर आप मुझे मार देंगी तो मेरी पत्नी का क्या होगा? उसका पेट में जो बच्चा है उसका क्या होगा? मैं दुहाई देने लगा कि किसी तरह से वो चुड़ैल, वो आत्मा मुझे जाने दे। अब फिर वो सोचती सोचती जिस पेड़ की तरफ से आई थी, अब उधर ही वो चल पड़ी। मुझे सही मौका मिल गया था। अब मैं अपना साइकिल उठाया और तेजी से आगे की तरफ बढ़ चुका, दौड़ता हुआ, साइकिल तेज चलाता हुआ। अब पीछे भी देख रहा था, तब तक वो चुड़ैल मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं रेलवे लाइन के अब जो क्रॉसिंग था वहाँ पर पहुँच गया था, और जैसे ही मैं रेलवे लाइन को पार करना चाहा, वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी दिखाई दी। मैं अब जब सामने देखा तो दिल दहल गया कि मैंने तो इसको कब्रिस्तान में छोड़ के आया था, और ये हमसे भी आगे कैसे आ गई। अब जो रेलवे लाइन था, फाटक था वो, वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक रेलवे का कर्मचारी का कमरा बना हुआ था, जो गेटमैन कहलाते हैं। वो गाड़ियों का रात में लाइट वाइट दिखा करके गाड़ी पास करवाते हैं, लेकिन वो अभी कमरा दरवाज़ा बंद था। शायद अभी कोई ट्रेन गुजर नहीं रही थी, इसीलिए वो अंदर में, जो भी कर्मचारी था अंदर में था। मैं चिल्ला रहा था तेज तेज, लेकिन शायद उसको आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। और वो चुड़ैल अब फिर मेरे सामने खड़ी हो गई और हंसते हुए कहने लगी कि तू मुझसे बच करके कहाँ भाग सकता है? मैं तुझे भागने नहीं दूंगी, मैं तुझे मार करके दम रहूंगी। मेरा मकसद बस तुम्हें मारना है। तूने मेरा नींद को हराम किया है। फिर वो पुरानी बात पर लौट आई थी। अब फिर मैं वही बात दोहराने लगा, देखिए बहन जी, मैं भागा नहीं हूँ, मैं आपसे कहाँ भाग सकता हूँ? मैं तो अपनी पत्नी के चक्कर में, तबीयत बिगड़ रही है, कहीं ज़्यादा उसको नुकसान ना हो जाए, मुझे मेडिकल जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तेज तेज साइकिल चला करके घर पहुँचने का कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे जाने दीजिए, मैं अभी भी आपका हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मुझे यहाँ से निकलने दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वो औरत हंसने लगी, फिर हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो मरना ही होगा।
और उसी वक्त ट्रेन की आवाज़ सुनाई देने लगी। शायद अब कोई ट्रेन आ रही थी। और फिर वो जो कर्मचारी का कमरा बना हुआ था उस तरफ में, और कमरा का दरवाज़ा खुला, उसमें से एक कर्मचारी निकला हाथ में लाइट लिए हुए। अब उसको गाड़ी को पास करवाना था, लेकिन गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ रहा था, रोशनी भी नज़र आ रही थी, लेकिन गाड़ी अभी दूर थी। अब फिर वो चुड़ैल मुझे उसी जगह पर धक्का दे दिया था। मेरी साइकिल कहीं और गिर गई और मैं ज़मीन पर पड़ गया था। इस बार जो मुझे बहुत काफ़ी चोट लगी थी मेरे कमर के अंदर में। अब मैं चिल्ला पड़ा था उस गेटमैन को कि आप जो भी हो जल्दी से मेरे पास में आओ, लेकिन उसी टाइम गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी भी वो दूर थी, इसलिए शायद मेरी आवाज़ उस तक पहुंची नहीं थी। लेकिन वो गेटमैन अब अपनी टॉर्च लिए हुए और आगे आ गया। उसने देखा कि अरे एक साइकिल यहाँ पर गिरी हुई है, लेकिन है किसकी। अब वो हमारी तरफ आ गया अपनी टॉर्च की रोशनी जलाए हुए। आज जैसे ही उस रोशनी को उस चुड़ैल ने देखा, वो फिर गायब हो चुकी थी। अब गेटमैन की नज़र मेरे पे पड़ी और वो कहने लगा, अरे बेटा तुम कौन हो और ये यहाँ पर तुम कैसे गिरे हुए हो। वो गेटमैन करीब 50 के आसपास का होगा, 40, 45, 50 का उम्र का होगा। सर के बाद सफ़ेद लग रहे थे। और वो हमसे कहने लगा कि बेटा कैसे तुम्हें गिरे यहाँ पर, कैसे तुम्हें चोट लगी है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। वो लाइन की तरफ भी देख रहा था जहाँ से गाड़ी आ रही थी, और वो मुझे सहारा देकर के उठाया और साइकिल खड़ा कर दिया। मैं बिल्कुल डरा हुआ था, मेरे होश हवास सब कुछ उड़े हुए थे। अब गिरने पर तो चोट लगा हुआ था, लेकिन सबसे डर मुझे उस चुड़ैल का लग रहा था, क्योंकि अभी तो वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हो सकता है कि गेटमैन चला जाए तो फिर वो मेरे सामने खड़ी हो जाए। मुझे इसी बात का डर था। अब मैं उससे कहने लगा कि चाचा मेरे साथ में ऐसा मामला हुआ। शॉर्टकट में जितना मैं बता सकता था मैं उस गेटमैन को बता दिया। और वो गेटमैन बोला कि बेटा तुम साइकिल को छोड़ो, अब तुम मेरे कमरे में जाओ वहाँ पर अंदर, और ये गाड़ी को मैं पास करा करके अब मैं अपने केबिन में आ रहा हूँ, जब तक तुम वहीं बैठो। वो सारी हालात मेरा समझ चुका था। उसको भी एहसास हो गया था कि मेरे साथ में कोई भुतहा घटना ही हुआ है। अब ट्रेन आ चुकी थी। गेटमैन अपना झंडी उंडी जो दिखाना था, लाइट दिखाना था, वो दिखा दिया। ट्रेन जब निकल गई तब वो मेरे पास में आया तो साइकिल साथ में लेकर के आया था। साइकिल बाहर खड़ा कर दिया, कमरे के अंदर में आया। मेरी हालत खराब हुई पड़ी थी, बोला भी नहीं जा रहा था सही ढंग से, मैं इतना डरा हुआ था। अब मैं मेन बात तो बता चुका था, और वो मुझे पानी दिया कि बेटा तुम पहले पानी पियो और तुम बताओ कौन सा गांव के हो। मैंने अपना गांव का नाम बताया, और वो भी मेरे गांव का पास का ही रहने वाला था। बोला कि टेंशन मत लो, अब तुम रुक जाओ यहीं पर। मैंने बोला कि देखो चाचा, रुकना होता तो मैं अपने फैक्ट्री में रुक जाता, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, आप मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो, अब यहाँ से तो थोड़ी दूरी पर ही है। लेकिन वो कहने लगा कि देखो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी नौकरी चली जाएगी, ना जाने कब कौन सी ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो समझ लो क्या हो सकता है। उसकी बात भी अपनी जगह पर जायज़ थी। अब फिर वो सोचते हुए कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छुड़वाता हूँ तुम्हारे घर तक। और फिर अपना मोबाइल निकाल करके फ़ोन करने लगा और बोला कि बस 10-15 मिनट वेट करो, कुछ लड़के आ रहे हैं आपको ले जाएंगे। वाकई में 10-15 मिनट के अंदर में 2 लड़के अब पहुँच गए थे बाइक लेकर के अपना। और वो बोला कि आप चले जाओ, साइकिल यहाँ पर छोड़ दो, साइकिल आपकी सुरक्षित रहेगी, जब आओगे साइकिल आपको मिल जाएगी। और हाँ बेटा देखो, तुमने जो बताया है ना,
तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आज के बाद में कभी भी रात के टाइम कब्रिस्तान से मत गुजरना। ये तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। इस वक्त कब्रिस्तान के रास्ते से आना सही नहीं होता बेटा। अब जाओ, अपने घर पहुंचो और अपने पत्नी को देखो। वो 2 लड़के उस चाचा के जानकार थे जो गेटमैन थे, और वो हमें गांव तक छोड़ गए। वो मुझे घर तक लेके जाना चाहते थे, लेकिन मैं उनको बोला कि नहीं, आप जाओगे तो पत्नी को डाउट होगा कि मेरे साथ में कुछ घटना घटी है, तो हमें घर से थोड़ा दूरी पर आप लोग छोड़ दीजिए और मैं अपने घर पर चला जाऊंगा। नहीं तो पत्नी समझ जाएगी, एक तो वैसे ही टेंशन में है, दर्द में है, अगर मेरी कहानी सुनेगी तो और टेंशन में आ जाएगी। वो लोग मेरी बात को समझ चुके थे और तब वो लोग चले गए थे। मैं घर पहुंचा, मेरी हालत ख़राब थी। पत्नी बोली कि क्या हुआ, आपके कपड़े में ये दाग धब्बा कैसे लगा है। मैंने बहाना बना लिया कि मेरी साइकिल किसी गड्ढे में गिर गई थी, इसलिए मैं भी गिर गया था, चोट लग गई और कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद मैं अपने गांव में जो जानने वाले लोग थे, जो पड़ोसी थे, उनको जगाया और मेडिकल की सुविधा, वहाँ पर डॉक्टर भी थे, उनको रात में ही बुलाया गया और तब जा कर के पत्नी का पेट का दर्द सही हुआ था। अब सुबह में मैं सबसे पहले अपने माता पिता के घर गया और उनको साथ में लेके आया। वो भी मेरी हालात देखे और उनको मैं सारा घटना अपना रात वाला बता दिया था। अब सुबह तो हो चुकी थी, 10 बज चुका था, लेकिन मेरा शरीर था ना बिल्कुल बेजान सा हो चुका था। लग रहा था कि शरीर में पावर बिल्कुल नहीं है, खड़ा होने में भी तकलीफ हो रही थी, ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी। अब मैं जो नीचे बैठा तो उठ नहीं पा रहा था, ऐसी मेरे में कमजोरी हो गई थी। अब मेरे जो पिता थे उनको समझ में आ गया था कि शायद चुड़ैल का साया मेरे बेटे के ऊपर में आ चुका है, और वो कहने लगे कि बेटा घबरा मत, मैं तुझे किसी तांत्रिक के पास में ले चलता हूँ और तभी तेरा इलाज हो पाएगा, शायद वो चुड़ैल का असर तेरे शरीर में आ चुका है। अब मेरे पिता उसी गांव में एक तांत्रिक थे और उस तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक मेरे सर पर हाथ रखते ही बोल पड़ा कि भाई तुम्हारे ऊपर में तो बहुत बड़ी ताकत है, ये काली शक्ति तुम्हारे ऊपर में बैठी हुई है, वो बहुत बड़ी चुड़ैल है। अब तो मैंने तो देख ही रखा था, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं थी। मेरे पिता ने बोला कि चाहे जो भी हो, मेरे बेटे को आपको स्वस्थ करना है, चाहे कुछ भी हो। अब जो तांत्रिक थे अपना झाड़ फूक में लग गए थे, 2-3 घंटा तक मेरा इलाज चलता रहा था। अब फिर जा कर के मैं उस चुड़ैल से मुक्त हो पाया था, मैं स्वस्थ हो गया, पत्नी भी मेरी स्वस्थ हो गई थी। लेकिन इसके बाद मैं कभी भी, चाहे दिन हो या रात हो, मैं कभी भी उस कब्रिस्तान के बीच से नहीं गुजरा, उस शॉर्टकट रास्ते से मैं कभी नहीं गुजरा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी और सही में कई महीनों तक ऐसा लगता था वो मेरे सपने में आती थी, लेकिन मेरे शरीर में कोई भी ऐसा जख्म नहीं, कोई घाव नहीं, कोई दर्द नहीं, बस सपने में आकर के मुझे डराती थी और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो उस तांत्रिक ने कुछ मेरे हाथ पर बांध दिया था और उसी का असर था कि वो मेरे नज़दीक पहुंच नहीं पा रही थी। और अब तो इस घटना को बहुत साल, ये 2021 है और 2 साल से तो आसपास तो हो ही चुका है। अभी तक मैं बिल्कुल सही हूँ और डेली अपने काम पर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी वसीम जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।